इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ यानी आईबीडी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दो अलग अलग बीमारियां हैं। लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स इनमें कॉमन रहते हैं और उसी की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये स्टोरी है लगभग 1 साल पुरानी, जब हमने हमारे चैनल पर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था। उन वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और उसमें से स्पेशली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस से रिलेटेड जो भी वीडियोस थे उनको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। अब उसके नीचे कई सारे लोगों ने कमेंट करके उनके मन का जो कन्फ्यूजन था वो पूछा था और उसमें मुझे ये समझ में आया कि कई सारे लोगों को आईबीडी और आईबीएस इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीडी और आईबीएस में एग्जैक्टली फ़र्क क्या होता है, उनका कॉज क्या होता है और उनके ट्रीटमेंट में भी क्या क्या फ़र्क होता है। इतना ही नहीं, इसके आगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ से रिलेटेड एक सीरीज़ ही हम लेके आने वाले हैं, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्था लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और हमारे इस चैनल पे किसी भी बीमारी के लिए सही लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, डाइट, योगा, आयुर्वेद में क्या बोला है उस डिसीज़ के लिए, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेकर आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन, यानी एग्जैक्टली आईबीडी होता क्या है। अब नाम में ही है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस। अब इन्फ्लामेशन का मतलब क्या? इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर सूजन होती है तो उसे इन्फ्लामेशन ऐसे बोला जाता है। और आईबीडी में हमारे आंतों में सूजन होती है। अब आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन का जो सबसे इंटरनल लेयर होता है उसमें सूजन हो जाती है और अलग अलग लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स उस लेयर में आ जाते हैं और उसकी वजह से उस लेयर का काम जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता है। अब इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ में मेनली 2 टाइप्स आते हैं। पहला है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा है क्रॉन्स डिसीज़। अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसमें हल्के हल्के अल्सर्स जो है वो इंटेस्टाइन में बन जाते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस खास करके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन का डिसीज़ है। वहीं पे क्रॉन्स डिसीज़, ये जो डिसीज़ है उसमें भी छोटे छोटे अल्सर्स बन सकते हैं और ये डिसीज़ जो है वो पूरे ही हमारे आंतों में कहीं पे भी हो सकता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी क्रॉन्स डिसीज़ हो सकता है और लार्ज इंटेस्टाइन्स में भी क्रॉन्स डिसीज़ हो सकता है, लेकिन रेक्टम ये जो एरिया है उसमें क्रॉन्स डिसीज़ होने की संभावना कम रहती है। अब ये तो हो गया आईबीडी के बारे में। अब आईबीएस का क्या? तो आईबीएस ये जो है वो एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी कि पूरे ही आंतों में आईबीएस की वजह से मोटिलिटी यानी कि हलचल ज़्यादा रहती है। आप कुछ भी खा लेते हैं तो वो एक ट्रिगर हो जाता है आपके इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी यानी हलचल बढ़ाने के लिए, और फिर उस बढ़ी हुई हलचल की वजह से आपको खाना खाने के कुछ देर के बाद मोशंस आने का सेंसेशन हो जाता है। कभी कभी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ के आपको लूज़ मोशन होने की संभावना रहती है। अब मेन फ़र्क इसमें यही है कि आईबीडी में स्ट्रक्चर जो है इंटेस्टाइन का उसमें बदलाव हो रहा है और उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, जबकि आईबीएस में स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ भी खराबी नहीं आएगी। आप अलग अलग टेस्ट करके देखेंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के भी टेस्ट करके देखेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी, लेकिन फिर भी पेशेंट को तकलीफ़ जो है वो आईबीएस में भी ज़रूर रहेगी। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम ये समझते हैं कि किसी को डिफनेस की बीमारी है, यानी कि किसी को सुनाई नहीं देता है प्रॉपरली, तो उसका अगर कान हम चेक करेंगे तो कई बार ऐसे होता है कि कान एक्सटर्नली और इंटरनली भी हमें ठीक दिखाई देता है, लेकिन सुनाई तो उसको नहीं दे रहा है। तो हो सकता है ये फंक्शनल प्रॉब्लम है कान की और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके ब्रेन से या आपकी नर्वस सिस्टम से भी हो। तो वैसा ही आईबीएस यह एक फंक्शनल बीमारी है जिसमें स्ट्रक्चर तो अच्छा है लेकिन फंक्शन में गड़बड़ी है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं इनके सिम्टम्स की तरफ। क्या ऐसे सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप ये समझ पाएंगे कि आपको आईबीडी है या आईबीएस? पहले तो समझते हैं कि कॉमन सिम्टम्स क्या है। तो कॉमन सिम्टम्स में लूज मोशन यानी डायरिया होना, पेट में दर्द होना या डिस्कम्फर्ट महसूस होना, बार बार मोशन के लिए जाना, ये सिम्टम्स जो है वो आईबीडी और आईबीएस दोनों में कॉमन है और उसी की वजह से कन्फ्यूजन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन
आईबीडी की अगर हम बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लडी डायरिया होता है, यानी कि जब आपको मोशन होता है तो उसके साथ साथ म्यूकस भी रहता है और ब्लड भी रहता है। जबकि क्रॉन्स डिसीज़ में वाटरी डायरिया होता है जिसमें म्यूकस नहीं रहता है लेकिन ब्लड भी उसमें आने की संभावना रहती है। आईबीएस में मोशंस के साथ ब्लड निकलने की संभावना बहुत ही कम है और अगर निकलता भी है तो उसका रीज़न अलग रह सकता है। क्या रीज़न हो सकता है वो हम इसी वीडियो में आगे चल के देखेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 आ जाता है एब्डोमिनल पेन। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़ यानी आईबीडी में एब्डोमिनल पेन, पेट का जो दर्द है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। कभी कभी तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे लक्षण भी क्रॉन्स डिसीज़ या आईबीडी में देखने को मिल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, आपके इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ है, जो भी आपने खाना खाया हो, जो भी आपका मोशन बना हो, वो आगे नहीं जा पाता क्योंकि इंटेस्टाइन, ये जो पाइप है, इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है और ये ऑब्स्ट्रक्शन अक्सर उस अल्सर्स की वजह से हो सकता है। तो अगर ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो जाता है तो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। जबकि आईबीएस में पेन जो है वो इतना सीवियर नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में थोड़ा सा गड़बड़ महसूस होना या अनकंफर्टेबल महसूस होना, ये चीज़ आईबीएस में ज़्यादा है। पेन आईबीएस में उतना ज़्यादा नहीं रहता है। अब बात करेंगे साइकिल्स की। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज़, इनमें बीमारी पहले बढ़ती है, फिर वापस थोड़ा सा कम हो जाती है, वापस बढ़ती है। ये ऐसे साइकिल्स जो है वो लाइफ टाइम चलते ही रहते हैं। आईबीएस में भी थोड़ा सा साइक्लिकल होता है। पेशेंट को कुछ दिनों के लिए लूज़ मोशंस होते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके लूज़ मोशन बंद हो जाते हैं और फिर अपने आप कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ दिनों तक कॉन्स्टिपेशन वाली फेज़ चलती है और फिर अपने आप पेशेंट को वापस से लूज़ मोशन होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन, ये जो साइकिल में आते हैं, ये जनरली आईबीएस से ही रिलेटेड होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों फेजेस हर किसी में आए। किसी किसी में डायरिया ये सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है तो किसी किसी में कॉन्स्टिपेशन ये सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। अब सबसे मेन डिफरेंस आता है सिस्टेमिक, यानी कि हमारे पूरे शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें। तो आईबीडी में पूरा ही शरीर जो है वो अफेक्ट हो जाता है। उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जहाँ से न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन का इंटरनल लेयर जो है उसमें ही खराबी है, उसमें ही सूजन है, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है और उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन ये सबसे मेन कंसर्न हो जाता है आईबीडी में। तो विटामिन डेफिशिएंसी, बार बार मुंह में छाले हो जाना, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ये सारे अलग अलग विटामिन्स की शरीर में कमी हो जाती है और उसकी वजह से पूरे शरीर में ही कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। पूरे शरीर में ही भारीपन महसूस होता है, थोड़ा सा फीवरिश फीलिंग आ सकता है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है और वेट लॉस हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और अलग सिम्टम है आईबीडी का आईबीएस से। आईबीएस में जनरली वेट लॉस नहीं होता है। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है और आपको बाकी के सिम्टम्स है तो ज़रूर आपको आईबीडी होने की संभावना है और आपने उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आईबीएस की अगर हम बात करें तो उसमें पूरे सिस्टमिक चेंजेस जो है वो थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं वो थोड़ा सा कम रहता है। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है या शरीर में थोड़ा सा थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत उसमें ख़राब नहीं होगी और लॉन्ग टर्म में आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट आईबीएस में नहीं पड़ता है, लेकिन आईबीडी में वो होने की संभावना ज़रूर है। रीज़न्स की अगर हम बात करें तो आईबीडी जो है उसमें जेनेटिक रीज़न्स आपको मिलेंगे, यानी कि ये फैमिलीज़ में होता है तो ये हिस्ट्री आपको मिल सकती है। जबकि आईबीएस जो है वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है और फूड एलर्जीज़ की वजह से भी आईबीएस होने की संभावना बनी रहती है। अब अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि आगे चल के आईबीडी ज़्यादा को तकलीफ़ दे सकता है या आईबीएस, तो डेफिनेटली आईबीडी जो है वो ज़्यादा सीवियर रहता है। आईबीडी की वजह से आगे चल के आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला। उसके अलावा इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी कि आंतों में छेद भी होने की संभावना रहती है। ये एक एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी आपकी जान को भी खतरा इससे हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि हमने बोला ब्लीडिंग भी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीडी में। तो ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पहले से खून कम हो रखा है उसमें से ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई,
ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिस्टुला इन एनो होने की संभावना रहती है। फिस्टुला के बारे में हमने डिटेल में सीरीज़ बनाई हुई है, वो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। पेरिएनल एब्सेस यानी कि एनस के आसपास एब्सेस, गांठें बन जाना, वहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होना, ये होने की संभावना रहती है। और कैंसर भी आगे चल के IBD की वजह से डेवलप हो सकता है। वहीं पे IBS की वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और कई सारे लोगों का उम्र के साथ साथ IBS की सीवियरिटी अपने आप कम होते हुए भी देखने को मिलती है। IBS में जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन ये एक साइकिल में होते रहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन वाली जो फेज़ है उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा मोशन पास करने के लिए ज़ोर करता है तो उसकी वजह से फिशर इन एनो होने की संभावना IBS के पेशेंट में ज़्यादा रहती है और उस फिशर की वजह से ही IBS के पेशेंट को कभी कभार मोशंस में ब्लड दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन वो ब्लड जो है वो एनस में जो फिशर है वहाँ से आता है, ना कि इंटेस्टाइन से। IBD का जो ब्लड होता है वो इंटेस्टाइन से आता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है और ये डिफरेंस अगर आप स्टूल की आपके जांच करते हैं, यानी कि जो आपका मोशन है उसको अगर आप लैब में जाके चेक करते हैं तो ये डिफरेंस आपको उसमें सही पता लग जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट। आखिर ट्रीटमेंट में ऐसा क्या फ़र्क है? तो IBD का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स लेने पड़ सकते हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और कई बार पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, IBD में माल एब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिलते हैं, तो मल्टीविटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, इनका भी आपको ऊपर से डोज लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं पे IBD के कई सारे पेशेंट्स को कभी ना कभी उनके लाइफ टाइम में सर्जरी का सहारा भी रहना पड़ सकता है। अब जैसे कि मैंने बोला, उनके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें कैंसर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़िंदगी में कभी ना कभी इन लोगों को सर्जरी की करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिस्टुला के लिए भी कई सारे लोगों को बार बार रिपीटेड सर्जरी करना भी पड़ सकता है। IBS की तरफ अगर हम चलते हैं तो IBS में सबसे मेन तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट रखना ज़रूरी होता है और स्ट्रेस रिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप स्ट्रेस अच्छे से रिलीव करते हैं तो आपके IBS के सिम्टम्स जो है वो आधे से ज़्यादा वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। IBS के लोगों को ज़्यादा सर्जरी करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी अगर फिशर का ही उनको ज़्यादा तकलीफ होता है तो ही उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने बेसिक डिफरेंस क्लियर किया है IBD और IBS में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये IBD है जो आपको परेशान कर रहा है तो प्लीज़ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली पूरी सीरीज़ आपसे मिस ना हो जाए। इसमें हम IBD के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट क्या करना है, डाइट कैसे रखना है और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you so much.